नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा साथियों मैंने आपसे वादा किया था, आपको मैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आप सब देख सकते हैं कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर आप शेयर करिएगा। चलिए मित्र, अब हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं और ये एथेंटिक प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अब चलिए मैं प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करना चाहता हूं। अपने मित्रों तक इस वीडियो को मित्र ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मित्र, अब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है मित्र, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह मत किसका है? अब आप साथी आंसर दीजिएगा, यह मत किसका है? स्किनर का मत है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, गेट्स का मत है। ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक का मत है। ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ का मत है। तो साथी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जब प्रगतिशील व्यवहार शिक्षा की बात की जाए, जब व्यवहार से जोड़ दिया जाए, तब वहाँ पे सही ऑप्शन होगा स्किनर, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ेंगे मित्र। प्रश्न संख्या 2 आपका है, अधिगम की विशेषता है। अधिगम की विशेषता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए दिया है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम समायोजन है। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो इसमें मित्र आपका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 डी। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है मित्र, ये सत्य बात है। अधिगम से कोई व्यक्ति समायोजन भी कर सकता है। अधिगम विवेकपूर्ण और सृजनशील होता है। तो ऑप्शन मेरा क्या सही होगा मित्र? डी ऑप्शन। चलिएगा मित्र, अब मैं आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की तरफ। अब आपका अगला प्रश्न है मित्र, प्रश्न संख्या 3 पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है मित्र? ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 3, अधिगम की प्रभावशाली विधि है, अर्थात अधिगम कौन सी विधि से दिया जाए जो प्रभावशाली होगी? प्रश्न इस तरह से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण करके सीखना। ऑप्शन नंबर 1, निरीक्षण करके सीखना। ऑप्शन बी, परीक्षण करके सीखना। ऑप्शन सी, वाद विवाद के द्वारा सीखना। उपयुक्त सभी। तो मित्र इस तीसरे वाले प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अर्थात डी, उपयुक्त सभी। विद्यार्थी को निरीक्षण करके सिखाना भी प्रभावशाली विधि है, परीक्षण के द्वारा भी सिखाना प्रभावशाली विधि है, वाद विवाद के द्वारा भी सिखाना प्रभावशाली विधि है। अब अगले प्रश्न के सामने मित्र आपकी बात करूंगा। प्रश्न नंबर 4, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, सकारात्मक स्थानांतरण होगा या नकारात्मक स्थानांतरण होगा। और ऑप्शन नंबर सी जो आपके सामने ए बी दोनों करके दिया है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो अर्थात इसमें मित्र आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अर्थात किसी विद्यार्थी को सिखाते वक्त वो नकारात्मक भी होता है स्थानांतरण और सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे मैं मित्र आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बालक जो है हिंदी टाइपिंग, ध्यान दीजिएगा, एक बालक जो है मित्र हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद वो इंग्लिश की टाइपिंग सीखने जाता है। तो वहाँ पे हिंदी की टाइपिंग इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में उसे क्या करती, प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती है। तो एक तरफ का जो अधिगम था स्थानांतरण दूसरे में हुआ, तो वहाँ पे उसे नकारात्मक जैसे विचार आते हैं। चलिएगा अब मित्र मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मित्र, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 है कि टाइप मशीन चलाना किसका अधिगम है? तो सुनिएगा, टाइप मशीन चलाना अभ्यास का नियम का अधिगम है, कि तत्परता का नियम का अधिगम है, कि प्रभाव का नियम है, कि प्रयास एवं त्रुटि का नियम है? साथियों ध्यान दीजिएगा, टाइप मशीन चलाना, टाइप मशीन को आप कैसे चलाते हैं? चलाने के लिए अब प्रश्न ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि अभ्यास का नियम के द्वारा आप सीखते हैं, तत्परता के नियम के द्वारा सीखते हैं, कि प्रभाव का नियम के द्वारा सीखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, अधिकांश साथी इसमें आंसर दे देंगे प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा एकदम नहीं होगा साथियों, ये इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अभ्यास के नियम के द्वारा। जब बच्चा अभ्यास करेगा तभी त्रुटि होगी। यहाँ दिया है प्रश्न, टाइप मशीन चलाना किसका अधिगम है? अभ्यास के द्वारा टाइप मशीन को चलाया सीखा जाता है। चलिएगा साथियों, अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी। प्रश्न नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है?
रास ने भूल दिया है, या फिर गुथरी ने दिया है, या टालमैन ने दिया है, या वुडवर्थ ने दिया है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया मनोवैज्ञानिक जो ये संबंधित है मित्र, इसके जो है इससे संबंधित जो होंगे मित्र ये टालमैन होंगे। टालमैन का प्रत्यास्था का भी नियम सुना होगा। चलिएगा मित्र, प्रश्न नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न अच्छे भी लग रहे होंगे। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक की संरचनाओं को क्या कहा जाता है? स्कीमा, या प्रतिमान, या प्रेरणा, या फिर मानसिक मैप। ध्यान दीजिएगा साथियों, आप सभी साथी ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न हमेशा इसका एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट में। तो पियाजे के अनुसार वैज्ञानिक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक का जो संरचनाओं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 इसका आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 9 इसका आंसर कीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करूं। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 9, सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकार होते हैं। ये चिंतन की वक्र रेखा होती है, या फिर यश शक्ल की वक्र रेखा होती है, सीखने की वक्र रेखा होती है? इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका आंसर बी होगा। यश शक्ल वक्र रेखा होती है सीखने की। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर मैं 10 की तरफ बढ़ता हूँ। सीखने के प्रमुख सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस और अगला ऑप्शन उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी भी इसका सही आंसर होगा। मनोरंजन के द्वारा भी बालक को सिखाया जाता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत के द्वारा बालक को भी सिखाया जाता है, उद्देश्य निर्धारण करके भी बालक को सिखाया जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन सही होगा क्या मित्र? डी, उपयुक्त सभी। चलिएगा मित्र, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो आपके सामने लेके आए 11 प्रश्न संख्या का उत्तर आप सभी लोग करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा बच्चों के सीखने का नियम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न को आप एग्जाम में सॉल्व करते समय पहले नहीं को आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जैसा मैंने किया है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा स्वीकृति का नियम, चौथा प्रभाव का नियम। ध्यान दीजिएगा, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा स्वीकृति का नियम, चौथा प्रभाव का नियम। आप सभी नियम को पढ़े हैं, इस नियम को नहीं पढ़े। स्वीकृति का नियम यहाँ पे यही गलत है, यही थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, यही सही भी है। ध्यान दीजिएगा, पूछा था मेरे प्रश्न में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्वीकृति का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है। आगे चलिएगा मित्र, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की तरफ मित्र बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 12 कह निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। ये 69,000 ये जो 69,000 की भर्ती हुई थी अभी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था मित्र, ये 69,000 भर्ती में इस प्रश्न को पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न को 69,000 जो भर्ती हुई थी अभी हर हाल में, इस 69,000 भर्ती में इसको पूछा गया था। निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। निम्न में से जन्मजात प्रेरक भूख, प्यास, आदत और नींद। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सुनिएगा, जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा है, फिर इसको नहीं को आप ब्रैकेट में करिए। तो भाई भूख तो हमें जन्मजात मिलती है, प्यास भी जन्मजात है, नींद भी जन्मजात है, लेकिन आदत जन्म के बाद ये की जाती है। जन्म के बाद आदत का निर्माण होता है, आदत पड़ती है किसी की। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा मित्र। अब चलिएगा आगे प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, समावेशी शिक्षा का प्रत्येक उद्देश्य बालक को शिक्षा के अधिकार से है। प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा का, ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछ रहा है आप सभी से? कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का प्रत्येक उद्देश्य बालक को शिक्षा के अधिकार से है। पूरा लाभ उठाने के अधिकार से मिला है, अपना विकास करने के लिए मिला है, समाज का उपयुक्त एवं स्वीकृत अंग करने के लिए बना है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी होगा। हमें सभी के लिए मिला है शिक्षा का उद्देश्य बालक को। चलिएगा प्रश्न नंबर मैं 14 की बात करूं। अधिक मानसिक क्रियाकलापों में अधिगम होता है। कैसा अधिगम होता है? जब अधिक मानसिक क्रियाकलाप होती है
तो कलापों में अधिगम कैसा होता है, प्रश्न ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रभावशाली होता है, कम प्रभावशाली होता है, या बेकार होता है, या मिश्रित प्रतिफल होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिक प्रभावशाली होता है। जब बच्चे को आप क्रियाकलाप के द्वारा कुछ चीज़ सिखाते हैं तो वह अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा, इसलिए ऑप्शन जो है 14 का ए सही होगा, अधिगम प्रभावशाली। चलिएगा साथियों, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है साथियों, प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है कि आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? विषय वस्तु को मानते हैं कि महत्वपूर्ण है, या शिक्षण विधिया को मानते हैं, या अध्यापक एवं छात्रों का संबंध को मानते हैं, या विद्यालय के फर्नीचर को मानते हैं? तो साथियों, मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि विषय वस्तु रह के क्या करेगा, जब तक अध्यापक और छात्रों के बीच का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छी शिक्षण विधियाँ होकर के ही क्या होंगी, जब तक अध्यापक एवं छात्रों के बीच का अंतरक्रिया सामाजिक क्रिया संबंध नहीं हो पाएगा, तब तक शिक्षण विधियाँ बेकार है। विद्यालय के अच्छे फर्नीचर होकर क्या करेंगे, जब तक छात्रों और अध्यापकों के बीच में सामाजिक अंतरक्रिया होगी नहीं, अट्रैक्शन होगा नहीं उन लोगों में, तो शिक्षण वहाँ पे संभव नहीं है। चलिएगा, मैं प्रश्न नंबर 16 की बात करता हूँ आपके सामने साथियों। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रबंध से तात्पर्य किसी व्यवहारिक एवं शैक्षिक संस्था, ध्यान दे शैक्षिक संस्था है, शैक्षिक संस्था की क्रियाओं में नियोजन या नियमन है। यह कथन किस महान विद्वान का, या फिर यह विचार किस महान विद्वान का है? तो ये जो आप विचार दिया है मित्र, आप इसको याद करिएगा, EFL क्रैक जी का है। आइएगा, प्रश्न नंबर, मैं अगले की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो 17 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17 साथियों देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, और प्रश्न नंबर 17 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन शिक्षण प्रक्रिया का उपागम नहीं है? इनमें से कौन शिक्षण प्रक्रिया का उपागम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अनुदेशी उद्देश्य ये उपागम है या नहीं है? दूसरा, छात्र का प्रविष्ट व्यवहार ये उपागम है या नहीं है? तीसरा, निष्पादन मूल्यांकन ये उपागम है या नहीं है? चौथा, योजनाबद्ध व्यवहार ये उपागम है या नहीं है? तो साथियों, इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 जो इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन शिक्षण प्रक्रिया का उपागम नहीं है, तो इस प्रश्न का जो साथियों उत्तर होगा, योजनाबद्ध व्यवहार ये शिक्षण का उपागम नहीं है। चलिएगा, हमें बच्चे का निष्पादन मूल्यांकन करना है, छात्रों के प्रविष्ट व्यवहार पर ध्यान देना है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन योजनाबद्ध व्यवहार बच्चों को नहीं है कि आप उसके ऊपर शासन डालें कि आप योजनाबद्ध व्यवहार करिए। ये जो है शिक्षक के अंतर्गत शिक्षण का उपागम नहीं आता है। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी। प्रश्न नंबर 18 पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो मित्र, व्यक्तिगत कारक क्या है? परिपक्वता की आयु प्रभावित करता है, या अध्यापक प्रभावित करता है, या समूह प्रभावित करता है, या फिर संचार के साधन प्रभावित करते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, ध्यान दीजिए, उनकी परिपक्वता एवं आयु। व्यक्तिगत माने बच्चे को खुद प्रभावित करे, अध्यापक तो मित्र दूसरा हो जाएगा, समवयस्क समूह दूसरे साथी हो जाएंगे, साधन भी दूसरा हो जाएगा। यहाँ व्यक्तिगत कारक पूछा है मित्र, इसलिए परिपक्वता एवं आयु हो जाएगी। आयु बच्चे की खुद होगी, बच्चे की परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी खुद होगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 19 की मैं बात करता हूँ, और इसमें दिया है विकास की दिशा होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको मैं पढ़ाया हूँ। विकास की दिशा होती है, निश्चित होती है या अनिश्चित होती है, ए बी दोनों, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, अधिकांश साथी उत्तर दे देंगे ए बी दोनों, तो ए बी दोनों गलत है साथियों। विकास की दिशा हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है। चलिएगा, लास्ट प्रश्न की मैं आपके सामने बात करता हूँ। ये लास्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा साथियों, लास्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है
और ये प्रश्न मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जब मैं मित्र आपको पढ़ा रहा था हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो उसमें मैंने आपको बताया था किसका, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इसमें मैंने इस प्रश्न को मैं वहाँ पे बताया था। तो वर्णांतता, जो वर्णांतता अर्थात तो वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? अध्यापक। अरे भैया अध्यापक बन सकते हैं, ब्लाइंडनेस के टीचर होते हैं। कलाकार बन सकता है, संगीतज्ञ बन सकता है, छात्र बन सकता है। छात्र तो खुद ब्लाइंडनेस होते हैं, वर्णांत होते हैं। संगीतज्ञ बन सकते हैं, बिल्कुल संगीतज्ञ बन, गाना गाना भैया कोई बड़ी बात नहीं है वर्णांत के लिए। कलाकार नहीं बन सकता। कलाकार अर्थात अगर उसे बना दिया जाएगा वर्णांध व्यक्ति को, क्या मित्र, पेंटर, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, वर्णांध व्यक्ति को यदि मित्र बना दिया जाए पेंटर, तो वो कलर में विभेद नहीं कर पाएगा, वो कलर में विभेद नहीं कर पाएगा साथियों। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 है, ये कलाकार नहीं बन सकता है। साथियों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन मैं अच्छे से और प्रश्न लेकर के आऊँगा। आप अपने साथियों को इस वीडियो तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद साथियों।